मुंबई में अब काम करना और खास करके ऑफिस लेकर काम करना बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मुंबई में ऑफिसेस के किराए शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ये किराए जो बढ़े हैं, क्या ये सच में बढ़े हैं या कोई इन्हें इन्फ्लेट कर रहा है? आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा, और इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। रियल एस्टेट कवर करते हुए मुझे 20 साल हो गए, और रियल एस्टेट का एक बहुत अहम हिस्सा है कमर्शियल रियल एस्टेट या ऑफिस स्पेसेस होते हैं, जिसे कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं। पर ऑफिस रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जो कहता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी इन 3 महीनों के जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर में मुंबई में पिछले साल के तुलना 11% किराए ऑफिसेस के बढ़े हैं। जी हां, 11%। यदि मैं बात करूं पूरे देश की, तो कलकत्ता को छोड़ दे क्योंकि वहां वॉल्यूम कम है और वहां पे 14% बढ़ी है, तो उसके अलावा सबसे नंबर 2 पर यानी मुंबई जो है वहां पे 11% बढ़ी है। पर बाकी शहरों में देश में ये सिंगल डिजिट में है, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, पुणे हो। यहां सब जो किराए बढ़े हैं वो केवल सिंगल डिजिट में है। इतना ही नहीं, चेन्नई में तो किराया केवल 1% बढ़ा। तो मुंबई में क्यों बढ़ रहा है इतना? इसके पीछे का रीजन समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं जो डिमांड है, यानी कितने लोगों ने ऑफिसेज लिए हैं इन 3 महीनों में, उसको पिछले साल से जब कंपेयर किया जाता है, रिपोर्ट कहती है कि उसमें तो गिरावट आई है, वो भी 27% की। यानी पिछले साल जितने ऑफिसेज गए उससे 27% कम ऑफिसेज इन 3 महीनों में उसी पीरियड में गए हैं। जब कम ऑफिसेज गए हैं तो रेट क्यों बढ़ रहा है? और हैरान करने वाली बात है कि 94% लॉन्चेस जो होने वाले हैं न्यू ऑफिसेज के, वो तो इसी क्वार्टर में हो गए। तो यानी सप्लाई भी ज्यादा हो रही है। और हैरानी की बात यह है कि इकोनॉमिक्स के सारे थियरम्स कहते हैं कि जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गया। पर यहां तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आमतौर पर जब हम रेसिडेंशियल यानी कोई घर किराए पर लेता है तो वहां पे वो समझ में आता है कि वो जो किराएदार है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है 5%, 10% बढ़ता है। पर यहां पर जब डिमांड कम हो रही है, यानी 27% कम आपके ऑफिसेज जा रहे हैं, तो 11% ज्यादा किराया कैसे बढ़ रहा है? रेसिडेंशियल में जब हम घर खरीदते हैं तो हमारे पास एक रेडी रेकनर रेट होता है, और रेडी रेकनर रेट के हिसाब से हमको कुछ तो समझ में आ जाता है कि चलिए ये एक मापदंड है। पर रेंटल में क्या है? क्या ये कुछ बिल्डर्स और कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ का रेंटल इतना ही होना है, या फिर उसके पहले कुछ डील्स हुए हैं जो उन्होंने ही डिसाइड किया था क्या रेट पे जाना है? ये मार्केट फैक्टर क्या है जो आपके रेंटल को डिसाइड करता है? ऐसा कोई भी ट्रांसपेरेंट मार्केट फैक्टर तो कहीं नजर नहीं आता। बिल्डिंग बड़ी आलीशान है, ऐसा भी नहीं। अब एक आम इंसान को, केवल यदि हम उन लोगों को छोड़ दे जो टॉप लेवल पे है, पर एक आम इंसान को बीकेसी के कई ऐसे इमारत हैं जहां कुर्ला से या बांद्रा से पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अभी मेट्रो आया है, पर मेट्रो जो है वो भी आपको एक तरफ छोड़ता है। जो मेन बीकेसी है, जी ब्लॉक है, यहां सब पहुंचने के लिए आज भी आपको वहां के ऑटोज पर निर्भर रहना पड़ता है। और कुर्ला स्टेशन से उतरकर ऑटो में पहुंचने की बात आप समझ जाइए। आप भी जानते हैं क्या क्या किस तरीके की पापड़ बेलने पड़ते हैं या कितना ज़्यादा किराया देना पड़ता है। तो कौन से बेसिस पे ये रेंटल डिसाइड हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कार्टेल है जो ये रेंटल डिसाइड कर रहा है और रेंटल अपने हिसाब से ऑफिसेस के बढ़ा रहा है, घटा रहा है, या जब चाहे स्थिर कर रहा है? यदि हम पिछले 13 क्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में ऑफिस के रेंटल्स कभी कम ही नहीं हुए। या तो वो स्टेबल रहे या तो सिर्फ बढ़े हैं, कभी कम नहीं हुए हैं। जब इतनी सप्लाई आ रही है, जब डिमांड नहीं हो रहा है, तो रेंटल बढ़ क्यों रहा है? ये आम एक आम इंसान के सोच के बहुत परे है। इसके पीछे क्या इकोनॉमिक्स है वो समझनी जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी कोई पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस तरीके से रेंटल्स बढ़ते रहें और मुंबई एक हिसाब से अनअफोर्डेबल हो जाए, कमर्शियल स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस, और बहुत से लोग यहां मुंबई छोड़कर किसी और शहर में जाए और ऑफिसेस खोल दें, तो मुंबई के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा।
कमर्शियल हब है, फिनेंशियल हब है, यहाँ पर ऑफिसेस के होने ज़रूरी हैं, यहाँ पर नौकरियाँ होनी ज़रूरी है। पर इस तरीके से अगर रेंटल बढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि लालच आपको एक लंबे समय में जो मिलने वाली पैसे हैं उनको अचानक आपका लालच, जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बड़ा उन्हें भुगतना ना पड़े आगे चलकर। ये क्या है रीज़न? पॉलिसी शायद ज़रूरी है। अब रेंटल्स के लिए भी सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर ये उन्हीं के ऊपर एक तरीके से हर कोई, हम जानते हैं हर एक चीज़ हमें ईजी लगता है गवर्नमेंट के ऊपर थोप दिया जाए, तो गवर्नमेंट के ऊपर थोपा जाए उससे पहले गवर्नमेंट सोच ले कि क्या है ये कारण कि रेंटल्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। मुंबई में काम करना महंगा हो रहा है, रेंटल्स बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है ऑफिसेस की, फिर भी रेंटल्स बढ़ रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा आ रही है ऑफिसेस की, फिर भी रेंटल बढ़ रहे हैं। ये समझ के परे है। स्क्वायर फीट इंडिया के लिए ये वीडियो बनाया है हमने। इस वीडियो को यदि आप तक किसी भी तरीके से आप तक पहुंची हो, आपको समझ में आया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।